हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। हाँ, तो कल इंटरव्यू था तो उससे बहुत सारा फीडबैक लिया मैंने टीचर्स से कि क्या क्या गलतियाँ एक इंटरव्यू में आने वाला एस्पायरेंट कर रहा है और उस पर एक वीडियो बनानी है। तो बनाना तो रात को ही चाहता था, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे घर पे तबीयत ख़राब चल रही है देवांश की, थोड़ी सी, ठीक है ना। तो मैंने सोचा सुबह बना दिया जाए। तो वॉक पे आए थे तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ सारी की सारी फीडबैक है उनसे जिन्होंने इंटरव्यू लिया है, ठीक है ना। तो जिनका इंटरव्यू होने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल में भी काम आएगी ये चीज़ और परमानेंट में भी काम आएगी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो वीडियो है वो पीआरटी को फोकस में रख के करा जा रहा है। हालांकि कई बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी के लिए बनाऊँ। बच्चा बना तो मैं किसी के लिए भी सकता हूँ, लेकिन बात यही है, मैंने शुरुआत में टीजीटी पीजीटी के लिए बनाया था, वो कोई देखता नहीं था, ठीक है। तो फिर बिना बात के मेहनत क्या करनी, ठीक। पैसे ले रहा हो तो बनाता, पैसे तो नहीं ले रहा ना। चलो, सनलाइट पड़ रही है इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्से में हूँ या उदास हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब मैं कुछ मिस्टेक्स बताता हूँ जो एस्पायरेंट कर रहे थे, जिनकी वजह से उनका रिजेक्शन हुआ, और वो बहुत सीरियस मिस्टेक्स है। आपके काम अभी भी आएगी, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल में बैठना चाह रहे हो, और बाद में भी आएगी जब आप परमानेंट में बैठ रहे हो। सबसे पहली चीज़, जब आपसे बोला जा रहा है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देखो इंग्लिश में करना है, मैंने कहा था प्राइमरी है तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। लेकिन टीचर्स ने कई चीज़ देखी या मैंने उनसे रिव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि फीडबैक सॉरी कि जो बच्चे कई बच्चे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, ये सब बता रहे थे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपको अपना नाम बताना है, आपने क्या पढ़ाई की है ये बताना है। जैसे मानो आपका जो बायोडाटा होगा, रिज्यूम होगा, वो तो उनके पास होगा ही फॉर्म में भरा हुआ। उन्हें पता होगा कि आपने बीएड करा है जेबीटी या जेबीटी करा है बीएड, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने बीएड या जेबीटी करा है, जहाँ से करा है वो भी बताना होगा। जैसे आप रहने वाले दिल्ली के हो और सपोज आपने करा है जेबीटी कहाँ से, मध्य प्रदेश से, एमपी से, तो वो पूछेंगे टीचर कि वहाँ से क्यों करा। समझ आ रहा है, क्योंकि ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है कि भाई आप रहते वहाँ हो और टीचिंग कोर्स वहाँ से किया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है। तो नंबर वन, आपको अपना इंट्रोडक्शन जो देना है वो छोटे बच्चों की तरह नहीं देना कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये नहीं। अपना नाम, क्या क्या पढ़ा, ये सब बताना है, और कहाँ काम करा है, अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो बताना है, बस ये सब बताना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी गलती, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा कि जब आपसे टीचिंग डेमो देने के लिए कहा जाता है तो आप बोर्ड पे जाके सबसे पहले देखो, वो ये मान के चल रहे हैं कि टीचिंग डेमो में वो ये नहीं देख रहे कि आपके अंदर नॉलेज कंटेंट कितना है। वो नॉलेज कंटेंट के साथ साथ आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि आप बोर्ड पे कैसे खड़े होते हो, बोर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो जब भी डेमो कहा जाए तो बोर्ड पे सबसे पहले डेट लिखनी है आपको। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर जाके जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि देखो, आपको ये सच बता देता हूँ कि जितने अप्लाई कर रहे हो या जितने लगे हुए हैं उससे 1000 गुना धुलंधर बैठे हैं जो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, जो बेचारे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या तो कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा पा रहे, ठीक है। वो टीचर क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि टीचिंग में सिलेक्शन होने के लिए ना सिर्फ नॉलेज एक पैरामीटर नहीं है, आपके अंदर कई सारे और पैरामीटर होने चाहिए कि आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, सब कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो तो जब आपको कहा जाए कि टीचिंग डेमो दो तो बोर्ड पे सबसे पहले रिप्रेजेंट करो। अब रिप्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि बोर्ड पे लेट जा रहे हो जाके। रिप्रेजेंट का मतलब है कि सही से बोर्ड जैसे खड़े होते हैं बोर्ड के पास, ठीक है ना, और डेट लिखना, ठीक है ना, बच्चों को समझाना, ठीक। उसके बाद जब आपका काम हो जाए, डेमो खत्म हो जाए, तो सारे को मिटा के आना। क्योंकि आप बच्चों के आइडियल बनोगे तो आपकी एक एक एक्टिविटी वो निभाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं कहीं दुकान पे जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, टॉफी खाया, कुछ खाया, तो रैपर मैं अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। वो मेरी बचपन से आदत बन गई कि जहाँ डस्टबिन दिखे वहाँ रखा जाए, फेंका जाए। लेकिन हो सकता है ना कोई बच्चा मुझे देख रहा हो, जिसे मैंने पढ़ाया हो, या मेरा स्टूडेंट हो मुझे देख रहा हो, तो हो सकता है वो मुझसे इंस्पायर हो जाए कि यार देखो टीचर ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है। तो ये सब पार्ट है। तीसरी गलती जो बहुत कॉमन देखी गई है, जब आपसे कहा जाता है एक पोएम पढ़ाओ या कुछ पढ़ाओ। अच्छा, वो बोर्ड वाले में एक और चीज़, टॉपिक का भी नाम लिखना है कि आप क्या पढ़ा रहे हो ऊपर, ठीक है ना। डेट, टॉपिक का नाम, फिर पढ़ाना है, फिर बाद में रब करके जाना है, मिटा के जाना है।
जब आपसे पोएम का डेमो पूछा जाए या पोएम करके बताए तो कई एस्पायरेंट हमने देखे वो बैठे बैठे पोएम सुना रहे थे, जो कि बहुत गलत है। पोएम अगर, क्योंकि आप पोएम सुना किसके रहे हो, प्राइमरी के बच्चों को, तो थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी कर देना, होता नहीं उछलना कूदना नाचना, तितली है तो तितली की तरह बनना, ये सब। देखो सच्चाई यही है कि जो परमानेंट लगा हुआ है वो ऐसा हर बार नहीं कर रहा, जब उसका बहुत मन खुश होगा वो भी ऐसे डेमो करके दिखाता है, वरना वो भी जनरली, लेकिन लगने तक तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे ना। मैंने कहा ना, जब आप किसी 1 रुपये वाले से भी ज्ञान मांगोगे तो 10 रुपये का ज्ञान देगा। लेकिन ये सच्चाई है कि आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके बताना पड़ेगा पोएम को, थोड़ा नाच गा के उछल कूद के जो भी होता है। अब उछल कूद का मतलब ये नहीं है कि वहाँ जाके बिल्कुल एथलेटिक्स कर रहे हो, ठीक है ना, कि बिल्कुल कलावंडी खा रहे हो। थोड़ा बच्चों को क्रिएटिव लगना चाहिए ताकि अटेंशन लगे, ठीक है ना, ये एक पॉइंट है। अच्छा, और कुछ पॉइंट टेक्निकल है वो मैं बता देता हूँ। आप याद रखना कि अगर आप पीआरटी टीचर लगने वाले हो तो बच्चों से रिलेटेड जो भी स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट जो भी स्कीम लागू कर रहा है, नहीं सारी पता होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे निपुण, आपने सुना नहीं सुना, सुना निपुण, NIPUN, निपुण। निपुण का होता है, मैं लिख के ला रखा हूँ, ठीक है ना, मेरे को कौन सा याद करनी है, ठीक है ना। वो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी क्या लिख दिए, हाँ न्यूमरेसी, यही तो है। क्या लिखा है निपुण का, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है ना। ये किसने लॉन्च की, एजुकेशन मिनिस्टर ने का, और किसके हिसाब से लॉन्च किया, NEP 2020 के हिसाब से लॉन्च किया, ठीक है ना। इसका मतलब बेसिकली बस इतना ही है कि बच्चों को पढ़ने को अच्छा आ सके। वो चाह रहे हैं कि बच्चा जो पढ़े, जब तीसरी चौथी पाँचवीं तक बच्चा पहुंचे, वो जो पढ़ रहा है ना वो समझ सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा लैग है। लैग समझ रहे हो क्या होता है, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग साथ साथ हमारे दिमाग में क्रिएट नहीं हो रहा। जैसे आपने देखा होगा कई लोग पैसेज पढ़ते हैं, वो एक लाइन में एक आँख में पैसेज पढ़ते हैं, मतलब एक बारी में पढ़ते हैं। एक आँख भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हो तुम लोग, एक आँख का मतलब ऐसे थोड़ा है, एक आँख का मतलब है एक बार पढ़ते हैं, और इसे कहते हैं सरसरी निगाह, ठीक है ना, ईगल आई। एक आँख में पढ़ रहे हैं उन्हें मीनिंग समझ आता है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन कमजोर होती है, वो 3-4 बार पढ़ते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि बच्चों को रीडिंग लिटरेसी स्किल काफ़ी बढ़ाया जाए, और न्यूमरेसी, इसी के अंदर एक टर्म आती है FLN का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये भी जोर दे रहा है कि जब बच्चा तीसरी चौथी में पहुंचे तो उसे पढ़ना आता हो, पढ़ने का मतलब आता हो। हिंदी भी पढ़ रहा है तो उसका मतलब आप कहोगे हिंदी का मतलब क्या होता है, मतलब होता है बच्चा समझ सके कि ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। दूसरा, ये FLN के अंदर क्या है, FLN की फुल फॉर्म फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखो ध्यान देना, न्यूमरेसी नंबर मतलब मैथमेटिक्स, और लिटरेसी पढ़ना, इन पे दो पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें यह भी बताया जाता है कि बच्चों को शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लस माइनस कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए, और बाकी क्या पता होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है कि NEP 2020 के बारे में बताओ। वही स्ट्रक्चर बताना है कि पहले 10+2 था, अब 5+3। उसमें ये सब पूछ सकते हैं कि जब पहली प्रीवियस एजुकेशन पॉलिसी थी तो उसमें कितने साल में बच्चा 12वीं पास करता था, अब कितने साल में पास करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाएगा, बहुत सारी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। SCRT की फुल फॉर्म क्या है, NCRT की फुल फॉर्म क्या है, B.Ed की, DLED की, ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन शुरुआत में जो मैंने पॉइंट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरव्यू अगर आने वाला है तो इसको ध्यान रखना, और अगर आप परमानेंट में भी जब इंटरव्यू बैठेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बहुत टेक्निकल बात है, और ये फीडबैक है KVS टीचर्स द्वारा, ठीक है ना। तो ये बहुत काम आने वाला है, आप चाहे मानो या ना मानो। धन्यवाद।